मैंने आपको साल 1952 की मद्रास के अलावंदर मर्डर केस की कहानी सुनाई थी। उस समय जूरी व्यवस्था थी, तो अलावंदर केस की सुनवाई जूरी नहीं की थी। आजादी से पहले साल 1944 में भी मद्रास के एक केस ने खूब सनसनी मचाई थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में एक तमिल पत्रकार सीएन लक्ष्मीकांतन की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। लक्ष्मीकांतन की हत्या के आरोप में उस समय के तमिल फिल्मों के दो सुपरस्टार्स को गिरफ्तार किया गया था। इस केस की सुनवाई भी जूरी व्यवस्था द्वारा ही किया गया था। यह केस इतना सनसनीखेज और हाई प्रोफाइल केस था कि आज तक इस केस पर चर्चा होती रहती है। साल 2022 में वकील दिवस पर इस केस पर लक्ष्मीकांतन नाम से एक नाटक भी किया गया था। तो चलिए इस हाई प्रोफाइल केस के बारे में जानते हैं। ये कहानी मद्रास की है, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। बात 1940 के दशक की है। उस समय मद्रास में सीएन लक्ष्मीकांतन नाम का एक पत्रकार रहता था, जो सिनेमा तुदु और हिंदू नेशन नाम की येलो मैगजीन चलाता था। येलो मैगजीन वो होता है जिसमें खबरों को बढ़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला लगाकर रीडर्स के सामने परोसा जाता है। इन खबरों की पुष्टि के लिए कोई भरोसे लायक सोर्स नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो वो अननोन ही होते हैं। चटपटी खबरों से इस तरह की मैगजीन की बिक्री खूब होती है। लक्ष्मीकांतन इन मैगजीन्स में कई फिल्मी सितारों के निजी जीवन के बारे में अपमानजनक और अश्लील बातें लिखता था। लक्ष्मीकांतन पहले वकील बनना चाहता था। उसने वकालत की पढ़ाई भी की थी। हालांकि वो वकील तो नहीं बन पाया, पर अपने कानूनी ज्ञान को उसने गलत कामों को अंजाम देने में लगाया। इसी के चलते वो जालसाजी के एक मामले में फंस गया। लक्ष्मीकांतन को उस जालसाजी मामले में दोषी ठहराया गया और उसे 7 साल की सजा दी गई। उसे राजमुंदरी के जेल में डाल दिया गया। राजमुंदरी शहर अब राजमहेंद्रवरम के नाम से जाना जाता है, जो आंध्र प्रदेश का एक शहर है। लक्ष्मीकांतन इस जेल से भागने की कोशिश में था, तभी उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद उसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। इस जेल को हम काला पानी की सजा के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस द्वीप पर जापान ने कब्जा कर लिया। इसका फायदा लक्ष्मीकांतन को मिला। उसे जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद वो वापस मद्रास लौट आया और पत्रकारिता के पेशे में घुस गया। साल 1943 में उसने फिल्म जगत से जुड़ी एक साप्ताहिक पत्रिका सिनेमा तुदु प्रकाशित की। इस पत्रिका में वो फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों के निजी जीवन और प्रेम प्रसंगों के बारे में लिखने लगा। इस तरह के न्यूज में लोगों ने खूब दिलचस्पी दिखाई। लक्ष्मीकांतन की पत्रिका की बिक्री बढ़ने लगी। लक्ष्मीकांतन ने इसका फायदा उठाया। वो कई फिल्म स्टार्स और पैसे वाले लोगों को अपनी मैगजीन के जरिए ब्लैकमेल करने लगा। वो उनके निजी जीवन के बारे में ऐसी जानकारियां इकट्ठी करता जिसे पब्लिक करने पर उनके प्रोफेशन और करियर को भारी नुकसान पहुंचता। फिर वो उन लोगों को उनकी कहानी को अपनी मैगजीन में छापने की धमकी देता। वो कहानी को ना छापने के बदले में उनसे भारी पैसों की डिमांड करता। अब अपने करियर को बचाने के चक्कर में फिल्म स्टार्स चुपचाप उसे पैसे का भुगतान कर देते थे। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इसका भारत पर भी बुरा असर पड़ा था। युद्ध के चलते भारत में कागज की कमी हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने इसी कागज की कमी के चलते लक्ष्मीकांतन की मैगजीन को बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन लक्ष्मीकांतन नहीं माना और वो मैगजीन पब्लिश करता रहा। उसने ब्लैकमेलिंग के इस धंधे से खूब पैसे बना लिए। इसी तरह उसने उस समय के तमिल फिल्म जगत के पहले सुपरस्टार एम.के. त्यागराज भागवतर, कॉमेडियन एन.एस. कृष्णन और प्रोड्यूसर श्री रामुलु नायडू को भी धमकियां देने लगा। मायावरम कृष्णसामी त्यागराज भागवतर ये तमिल एक्टर और डायरेक्टर थे। साथ ही साथ भागवतर की गिनती अभी भी कर्नाटक संगीत के महान सिंगरों में होती है। ये एमकेटी के नाम से भी जाने जाते थे। एमकेटी तमिल सिनेमा के अब तक के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं और तमिल सिनेमा के ये पहले सुपरस्टार थे। इन्होंने 1934 से 1959 तक 14 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से 10 बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इनकी सबसे हिट फिल्म थी 1944 में रिलीज हुई हरिदास। हरिदास मद्रास के ब्रॉडवे थिएटर में लगातार 3 सालों तक चलती रही थी। ये एक ही थिएटर में इतने लंबे समय तक चलने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। वहीं लक्ष्मीकांतन के कलम के दूसरे शिकार एन.एस. कृष्णन थे।
ये कलयुनार और एनएसके के नाम से भी जाने जाते थे। इन्होंने तमिल फिल्मों में एक कॉमेडियन के तौर पर खूब नाम कमाया था। एनएस कृष्णन को उस समय भारत का चार्ली चैपलिन कहा जाता था। इनकी पोतियां अनुवर्धन और राम्या एनएसके फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं। एक पोता एनएसके राजन अभिनेता हैं, ये भी फिल्मों में काम कर रहे हैं। एनएस कृष्णन ने भी हरिदास मूवी में अभिनय किया था। तीसरे एसएम श्रीरामुलु नायडू थे, जिन्हें लक्ष्मीकांतन से धमकी मिली थी। ये फिल्म प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन थे। इन्होंने पक्षी राजा नाम के एक फिल्म स्टूडियो की स्थापना की थी। इसी स्टूडियो की लोकप्रिय फिल्मों में एक फिल्म आजाद भी थी, जिसमें दिलीप कुमार और मीना कुमारी ने अभिनय किया था। 1955 के साल में आजाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। नायडू इस फिल्म के डायरेक्टर भी थे। इन तीनों के बैकग्राउंड से अब आप समझ गए होंगे कि लक्ष्मीकांतन पैसे ऐंठने के लिए अपनी मैगजीन में कितने प्रभावशाली लोगों के निजी जीवन के बारे में खुलासे करता था। इन तीनों ने लक्ष्मीकांतन की धमकियों को शुरुआत में नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लगे रहे। ये देखकर लक्ष्मीकांतन अपनी मैगजीन में इन तीनों के निजी जीवन के बारे में अपमानजनक बातें लिखने लगा। फिर तो भागवतर, कृष्णन और नायडू लक्ष्मीकांतन के सिनेमा तुदु मैगजीन के विरोध में खड़े हो गए। आखिरकार पत्रकार लक्ष्मीकांतन के दिनों दिन बढ़ते ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एमकेटी, एनएस कृष्णन और नायडू ने लक्ष्मीकांतन की शिकायत मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर आर्थर ओसवाल्ड जेम्स होप से कर दी। इस शिकायत पर गवर्नर होप ने लक्ष्मीकांतन की पत्रिका सिनेमा तुदु का लाइसेंस रद्द कर दिया। जनवरी 1944 में यह पत्रिका बंद हो गई, लेकिन लक्ष्मीकांतन कहाँ मानने वाला था। लाइसेंस रद्द होने के बावजूद भी वो जाली डॉक्यूमेंट्स की मदद से अपनी मैगजीन को चलाता रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे ये धंधा बंद करना पड़ा। सिनेमा तुदु मैगजीन के बंद हो जाने से लक्ष्मीकांतन बेचैन हो गया था, क्योंकि ब्लैकमेलिंग का उसका धंधा बंद हो गया था। अब पैसे कमाने के लिए उसने एक और मैगजीन लॉन्च किया। उस नए मैगजीन का नाम उसने हिंदू नेशन रखा। ब्लैकमेलिंग का उसका धंधा एक बार फिर से चल निकला। पैसे के आने पर उसने अपना एक प्रिंटिंग प्रेस खरीद लिया। अब इस मैगजीन के जरिए वो एक बार फिर से भागवतर, कृष्णन और नायडू को टारगेट करके उनके बारे में लिखने लगा। लक्ष्मीकांतन ने उन पर मासूम लड़कियों को बहकाने का आरोप लगाया था। लक्ष्मीकांतन ने इस ब्लैकमेलिंग के धंधे से पैसे तो कमाए ही थे, पर साथ ही साथ उसने अपने कई दुश्मन भी बना लिए थे। 19 अक्टूबर 1944 को मद्रास के वेंकटचला मुदाली स्ट्रीट में लक्ष्मीकांतन पर चाकू से हमला किया गया। चाकू उसकी गर्दन पर लगा था। चोट बहुत गंभीर नहीं थी। लक्ष्मीकांतन पुलिस के पास शिकायत लेकर गया, पर पुलिस कुछ कर नहीं पाई। ये देखकर लक्ष्मीकांतन ने मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराने का मन बना लिया। इसीलिए वो 7 नवंबर 1944 की रात को मद्रास के वेपरी इलाके में एक वकील दोस्त नरगुनम से मिला। उसी रात नरगुनम ने शिकायत का मसौदा तैयार करके उसे टाइप करने के लिए लक्ष्मीकांतन को दे दिया। 8 नवंबर की सुबह 9 बजे लक्ष्मीकांतन टाइप किए हुए शिकायत को लेकर वापस नरगुनम के पास पहुंच गया। फिर लक्ष्मीकांत वकील नरगुनम के घर से सुबह के करीब 10 बजे हाथ से खींचने वाले रिक्शे से अपने घर की ओर जाने लगा। उसी समय जनरल कॉलिंस रोड पर 2 लोगों ने लक्ष्मीकांतन के रिक्शे को रोक लिया। इनमें से एक का नाम वाडीवेलु था और वो वहां के एक स्थानीय समाचार पत्र में काम करता था। दूसरे का नाम नागलिंगम था। दोनों ने रिक्शा खींचने वाले को वहां से भगा दिया। जब रिक्शा वाला वहां से चला गया, तब वाडीवेलु और नागलिंगम ने लक्ष्मीकांतन के पेट में चाकू घोंप दिया। इसके बाद दोनों हमलावर वहां से भाग गए। चाकू लक्ष्मीकांतन के पेट के बाएं हिस्से में लगा था। इसके अलावा उसे कुछ मामूली चोटें आई थी। लक्ष्मीकांतन उसी हालत में अपने वकील के पास गया। उसने वकील को सारी घटना के बारे में बताया। इसके बाद लक्ष्मीकांतन वेपेरी पुलिस स्टेशन गया और वहां पर उसने इंस्पेक्टर कृष्णन नाम्बियार के पास कुछ संदिग्धों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया। 9 नवंबर 1944 की सुबह 4 बजे के करीब किडनी डैमेज होने की वजह से 50 वर्षीय लक्ष्मीकांतन की मौत हो गई। लक्ष्मीकांतन की मौत के बाद पुलिस जांच में जुट गई। 9 नवंबर को ही पुलिस ने वाडीवेलु को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने भागवतर, कृष्णन और नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया। भागवतर पर आरोप लगा कि उन्होंने जनरल कॉलिंस पुरसा वेलकम रोड जंक्शन पर ट्रैफिक को दूर रखने के लिए
एक पुलिस वाले को लगाया था ताकि लक्ष्मीकांतन को ठिकाने लगाने के लिए जगह सुनसान रहे और कोई अड़चन ना आए। लक्ष्मीकांतन मामले में वो पुलिस वाला भी आरोपी बना। इस मामले में कुल 8 आरोपी बने। इन आरोपियों के खिलाफ अदालत में हत्या का मामला चला। मद्रास उच्च न्यायालय ने सबूतों की कमी के कारण फिल्म प्रोड्यूसर श्री रामुलु नायडू और अन्य आरोपियों को लक्ष्मीकांतन हत्या मामले में बरी कर दिया। वहीं मद्रास उच्च न्यायालय ने भागवतर और NS कृष्णन को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इसके बाद दोनों ने इस फैसले के खिलाफ लंदन के प्रीवी काउंसिल में अपील किया। पहले प्रीवी काउंसिल ही पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम करता था। प्रीवी काउंसिल ने लक्ष्मीकांतन मामले की नई सिरे से सुनवाई करने के लिए उसे फिर से मद्रास हाईकोर्ट में भेज दिया। साल 1947 के मध्य में भागवतर और कृष्णन को निर्दोष पाया गया और दोनों को रिहा कर दिया गया, लेकिन इस बीच तक वो 30 महीने जेल की सजा काट चुके थे। दोनों फिल्मी सितारों का करियर पूरी तरह से चौपट हो गया। जेल की सजा का उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भागवतर तो पूरी तरह से टूट गए। जेल से छूटने के बाद भागवतर तमिल फिल्मों में काम करते रहे, पर उनकी फिल्में पहले की तरह हिट नहीं हो पाईं। उनका ज्यादातर पैसा कोर्ट के मुकदमों में खर्च हो गया था। उनका आखिरी समय बहुत गरीबी में बीता। 1 नवंबर 1959 को 49 वर्ष की आयु में तमिल फिल्मों के पहले सुपरस्टार MKT उर्फ भागवतर की मधुमेह से मौत हो गई। भागवतर जब सफलता की ऊंचाइयों पर थे तब उन्होंने कईयों की मदद की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने रेड क्रॉस आंदोलन में भारी राशि दान की थी। इसके लिए ब्रिटिश सरकार उन्हें दीवान बहादुर की उपाधि से सम्मानित करने वाली थी, पर भागवतर ने उपाधि लेने से ये कहते हुए मना कर दिया कि उन्होंने जो भी मदद किया था वो इंसानियत के लिए था, ना कि किसी उपाधि के लिए। अब इसी सुपरस्टार का परिवार गरीबी में जी रहा था, यहाँ तक कि उनके पास घर के किराए के पैसे भी नहीं थे। वहीं चार्ली चैपलिन कहे जाने वाले NS कृष्णन भी पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। 30 अगस्त 1957 को 48 साल के अभिनेता कृष्णन की मौत हो गई। इनके नाम पर चेन्नई के एक ऑडिटोरियम का नाम कलैवनार अरंगम रखा गया था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब लक्ष्मीकांतन हत्या मामले में सारे आरोपी रिहा हो गए तो लक्ष्मीकांतन की हत्या किसने की थी? अफसोस, इस सवाल का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लक्ष्मीकांतन हत्या मामला आज तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। तो यही आज की कहानी थी। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।